नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल केजी मैथमेटिक्स में। तो आप भी हिस्सा बन सकते हैं गो बीएचयू सीरीज का। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के 6 लेक्चर्स आप तक अपलोड हो चुके हैं, आप उनको जाकर देख लीजिए। बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, मैथ्स के लेक्चर्स हैं और कई सारे क्वेश्चन बैंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट बहुत होने वाला है उन बच्चों के लिए जो लोग बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं। और प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, तो उसमें मैंने ये बताया था कि आप बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स या किसी भी अन्य बीएचयू के जो एंट्रेंस है उसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। और उसमें कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर वीडियो बनाइए, कौन से चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और मैथ में। तो चलिए मेमोरी बेस्ड नहीं होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कई सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स या कुछ चीज़ें जो है वो याद करनी पड़ती हैं। तो वो आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आ गए वैसे तो आप आसानी से उनको टिक मार देंगे और डायरेक्ट आपका आंसर सही हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने लिस्ट बनाई और आज ये वीडियो केमिस्ट्री का है। अगला एक और वीडियो आएगा जो कि फिजिक्स का होगा और उसमें आप जो है फिजिक्स के देखिएगा। आज मैं केमिस्ट्री के ऊपर बताऊंगा कि केमिस्ट्री में कौन से वो चैप्टर्स हैं जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की जिस पे आते हैं क्वेश्चंस। तो पहला है आपका सरफेस केमिस्ट्री। देखिए सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले आपका आता है एड्जॉर्प्शन। तो सरफेस केमिस्ट्री ऐसा चैप्टर ही पूरा मतलब रटने वाला है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप जो है समझ सकते हैं। कुछ समझने वाली चीजें हैं, उनके ऊपर डेफिनेशन है, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट है और उसको यूज करके आप जो इम्प्लीमेंटेशन लगाते हैं अपने मतलब एग्जाम में उसको आप समझिए। तो सरफेस केमिस्ट्री में आपका एड्जॉर्प्शन आता है। एड्जॉर्प्शन में आपको क्या करना है, और सारे एनसीईआरटी के जो पीडीएफ्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है मेरा और उसको वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपको ये सारी चीज़ें तैयार करनी है। एक बात ये आप सुन लीजिए। तो एड्जॉर्प्शन उसमें आपको फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन पढ़ना है और उसके डिफरेंस को जानना है। ठीक, उसके बाद एड्जॉर्प्शन के एप्लीकेशंस को आपको जानना है। एग्जाम्पल सहित जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। और एप्लीकेशंस में कैटालिसिस हो गया, आपका कोलाइडल फॉर्मेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए और इनके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो एकदम आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। ठीक, उसके बाद एड्जॉर्प्शन के बाद आता है सरफेस केमिस्ट्री में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, एड्जॉर्प्शन पे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है। तो इसमें जो ग्राफ्स आपके होते हैं मेनली जो आपके एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के ग्राफ होते हैं कि किस मतलब इस ग्राफ से आपका इस मतलब टेम्परेचर चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे तो कैसे आपका चेंज होगा, ये सब चीज़ें आपको इसमें जाननी है। अब उसके बाद आता है आपका फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये जो आपकी इक्वेशन लिखी होती है आपकी बुक में उसको आप आसानी से पढ़िए, बहुत आसानी से, और उसके ऊपर ग्राफ्स आपके जितने भी हैं वो आप देख लीजिए ग्राफ्स। और कैटालिसिस इसके बाद आता है, उसमें आप हेट्रोजीनियस होमोजीनियस दोनों ही पढ़ लीजिए, विद एग्जाम्पल पढ़िएगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल है वही इंपॉर्टेंट है। आपको 4 एग्जाम्पल दे देगा, आपसे कहेगा कौन सा इसमें जो है हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है, तो उसको आपको सही टिक करना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनता है। आप उसके बाद आ जाता है आपका शेप सेलेक्टिव, जो आपका कैटालिसिस होता है जियोलाइट्स वाला, यानी उसमें पोर्स होते हैं, ये सब आपको बताया जाता है उसमें। तो आपको ये जियोलाइट वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या चीज़ होती है उसकी वजह से मतलब आपका ये शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बनता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री में आपका सिंपल सा छोटा सा चीज़ एक एंजाइम्स का है, उसको आप तैयार कर लीजिए, पूरी आपकी सरफेस केमिस्ट्री तैयार हो जाएगी। जितने भी आपके इसमें डेफिनेशंस वगैरह हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस हैं, ये सब है, ये सब आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद आता है आपका कोलॉइड्स। कोलॉइड्स में देखिए एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल बनी होगी जहां पर आपका सॉलिड सॉलिड सॉल्व्स, इसके एग्जाम्पल, ऐसे ही सॉलिड लिक्विड, फिर सॉलिड गैस, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होंगे, उनको आपको तैयार करना है। वो पूरी टेबल आपको रटी होनी चाहिए, क्योंकि उस टेबल में से एक क्वेश्चन बीएचयू में हर साल लगभग पूछ लिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है नहीं पूछते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन तो सरफेस केमिस्ट्री से आना तय रहता है। तो आपके 6 नंबर तो लगभग तय हो जाते हैं। केवल आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, आपको बहुत आसानी पड़ेगी 6 नंबर लाने में। और 6 नंबर बहुत मायने रखते हैं, आपका एंट्रेंस में होने और ना होने में अंतर पैदा करता है ये। ठीक, इसके बाद आपका आता है टाइप्स।
तो कोलाइड्स के टाइप्स जो आपके होते हैं, प्रॉपर्टीज जिसमें आपका टिंडल और ब्राउनियन इफेक्ट वाला होता है वो आप पढ़ लीजिए। ठीक, उसमें क्या होता है आपकी डेफिनेशंस और जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं आपके उनको आपको तैयार करना है। जैसे कोएगुलेशन हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस हो गया, और आपका प्रोटेक्टिव कोलाइड हो गया जिसमें गोल्ड नंबर भी आता है आपका। तो वो सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से दिमाग में सेट होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही चीज़ें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। जैसे जिलेटिन है, काफ़ी अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड है, तो उसमें से 4 एग्जाम्पल दे देगा, कहेगा सबसे ज़्यादा गोल्ड नंबर किसका है, तो आपको वो सब याद रखना है। ठीक, उसके बाद आपका लास्ट कॉन्सेप्ट आता है सबसे केमिस्ट्री में इमल्शंस का, जिसमें आपको ऑयल एंड वाटर इमल्शन और वाटर एंड ऑयल इमल्शन दोनों को ही याद रखना है, दोनों के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो ये सब आप चीज़ें याद करेंगे सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में। तो यहाँ पे आपका सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर ओवर हो जाता है। सेकेंड चैप्टर आता है आपका जो जिसपे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, वो है आपका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, या आप कह लीजिए मेटलर्जी चैप्टर, जिसे मेटलर्जी भी आप कहते हैं, कि मेटलर्जी के क्वेश्चन जो बनते हैं। तो इसमें क्या है, मेनली पूरा मेटलर्जी है कि एक्सट्रैक्शन से लेके आपका जितना भी सारे प्रोसेस होते हैं, कंसंट्रेशन से लेके रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, जितने प्रोसेस है, कौन सा किस में यूज़ किया जाता है, किस में किसका यूज़ आता है, ये सब आपको यहाँ पर तैयार रखना है। ठीक, उसके बाद मेटलर्जी में मिनरल्स, ओर्स और मिनरल्स आपके जो जितने भी ओर हैं उनके नाम और उनका, जैसे ZNS है, जिंक ब्लेंड हो गया, इस तरीके से जितने भी ओर हैं उनके यूज़ क्या है, यूज़ भी आपको याद रखने हैं। ठीक, प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिए, कंसंट्रेशन से लेके जितने भी प्रोसेस हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, हाइड्रोलिक वॉशिंग वगैरह, ये सब जितने भी प्रोसेस हैं आपको सारे याद करने हैं। और मतलब डेफिनेशन नहीं याद करनी है आपको, उतना बस देखना है कि क्या क्या है। मतलब जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन है तो मतलब वो थोड़ा उसमें मैग्नेटिज्म वाला प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से। तो ये सब आपको चीज़ें याद करनी है, और कौन से ओर्स उसमें से मतलब सेपरेट किए जाते हैं एलिमेंट्स। ठीक, तो आपको वो याद करना है। उसके बाद जितने भी नेम ऑफ द प्रोसेसेस हैं, नेम्स मतलब जैसे आयरन को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिंक वाले को क्या कहते हैं, एल्युमिनियम को क्या कहते हैं, कॉपर को क्या कहते हैं, ये सब आपको याद रखना है। दूसरी बात, इसमें जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको पूरा आप देखेंगे, और प्रोसेसेस के बीच में जो आपकी इक्वेशंस दी होती हैं, जैसे Zn+O इज इक्वेशन बनती है ZnO वाली, तो इस तरीके की जितनी भी इक्वेशंस होती हैं ये सब आपको याद रखनी है। कौन से प्रोसेस में कौन सी इक्वेशन होती है और उस प्रोसेस का नाम क्या है, स्मेल्टिंग है, लीचिंग है, जो भी है प्रोसेस का नाम, वो सब आपको याद रखना है। किस मतलब एक्सट्रैक्शन मेटल में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन में यही एक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, और पूरा चैप्टर ही आपको बिल्कुल समझ लीजिए रटना है एक तौर से। और कहाँ से रटना है, NCERT ही ओनली है, चाहे आप ICSE से हों, चाहे आप CBSE से हों, चाहे आप UP बोर्ड से हों, तीनों बोर्ड्स में आपको NCERT ही प्रेफर करनी, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो NCERT से ही पूछेंगे। तो अगर क्वेश्चन इसके मेमोरी बेस्ड है तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसा तो है नहीं अगर NCERT बोल दिया है उन्होंने तो NCERT के बाहर से पूछेगा, और ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। जितने क्वेश्चंस NCERT में दिए हैं बुक में, जो जो टेक्स्ट लिखा है, जो जो वर्ड लिखा है, उससे एक वर्ड अलग होकर कभी भी नहीं आया पेपर में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका आता है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। देखिए बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में आपके एक तो पहली बात, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो होता है वो थोड़ा बायोलॉजी वालों को सरल पड़ता है और मैथ्स वालों को थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि बायोलॉजी वालों ने तो वही पढ़ा ही है केवल। अब आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन आपको टफ समझना नहीं है। देखिए बायोलॉजी में जो सबसे निम्न चीजें होती हैं, मतलब बेसिक चीजें, वो आपको बायोमोलिक्यूल्स में मिलती हैं। तो इसमें क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट्स है जैसे, ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद आपका विटामिन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, DNA, RNA, आपका हार्मोन्स, एंजाइम्स, उनके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, आपका विटामिन जैसे होता है, आपकी टेबल बनी होगी पूरी, विटामिन A, D, E, K, इनके यूज और कहाँ, मतलब इससे कौन सी डिसीज होती हैं, बस यही सब आपको याद रखना है। ठीक, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में मतलब मोनोमर्स जो होते हैं आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज और इनका स्ट्रक्चर, और इनमें थोड़ा सा मतलब फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रीजेंट वाला जो उसका टेस्ट आता है वो आपको याद रखना है। बस यही सब छोटी चीज़ें याद रखनी, और बायोमोलिक्यूल्स आपकी पूरी ओवर हो जाती है। बायोमोलिक्यूल्स में आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, तो अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है तो उसमें मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, तो इनके जो जितना भी आपका डिफरेंस पोर्शन है उसको आप अच्छे से तैयार रखिए। अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स में तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक, बायोमोलिक्यूल्स के बाद आखिरी चैप्टर जो आपका आता है वो है पॉलीमर्स का। ठीक,
तो पॉलीमर्स चैप्टर में आपको पता होगा कि पॉलीमर्स में है कुछ नहीं, केवल पॉलीमर है, उसकी मोनोमर यूनिट और कहाँ यूज किया जाता है। ठीक, तो पॉलीमर्स आपको पहले तो आप एक जगह पर सारे पॉलीमर्स, उनके मोनोमर यूनिट्स और उनके यूजेस, उनको सबको लिख लीजिए। ठीक, उसके लिखने के बाद आपको क्या करना है, उनको सभी को तैयार करना है। ठीक, तैयार कर लेंगे। तैयार क्या करना है, आपको सारी चीजें रखनी है। ठीक, आपको पॉलीमर चैप्टर में उसके बाद यूजेस और उसके बाद उनकी क्लासिफिकेशन, कौन सा एडिशन पॉलीमर है, कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है, इनको सेपरेट कर लीजिए बिल्कुल और दिमाग में बैठा लीजिए कि किस तरीके से आपको याद रहेगा। एग्जाम के टाइम अगर आप जरा सा भी कंफ्यूज होंगे और गलत टिक करके आएंगे तो -1 तो होगा ही होगा, साथ में ये जान लीजिए 3 नंबर तो जाएंगे ही, एक -1 और हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आपको देखते ही टिक लगा देंगे आप, अगर आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन अगर आप गलत कराते हैं, मतलब जल्दबाजी में गलत कराए, तो आपका -1 भी होगा। तो बहुत ही ध्यान से आपको इस तरीके से आपको याद करना है कि आप भूले नहीं, और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। जो चीज़ आपको भूल जाते हैं वो आप सेपरेट छोटे छोटे नोट्स बनाइए उनके, और उनको रखिए अपने पास, और बार बार हर हफ्ते उनको रिवाइज करते रहिए, जिससे आप चीज़ें भूलेंगे नहीं। तो आज की शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो जो मैं लाऊंगा वो फिजिक्स के, मतलब जितने भी आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के चैप्टर्स हैं उन पे मैं वीडियो बनाऊंगा एक, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। और साथ ही साथ इन सारे चैप्टर्स, सरफेस केमिस्ट्री हो गया आपका, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन हो गया, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, इन सभी चैप्टर्स के जो आपके एनसीईआरटी के पीडीएफ हैं, जो एनसीईआरटी की पूरी मतलब सही वाली बुक है, उसी एनसीईआरटी के चैप्टर्स की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको आप वहां पर क्लिक करके जाइए और टेलीग्राम से उसे डाउनलोड करिए और केवल वहीं से पढ़िए, और कहीं से मत पढ़िएगा। क्योंकि और कहीं से पढ़ेंगे आप एक्स्ट्रा पढ़ जाएंगे या कम पढ़ जाएंगे, उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो ज़्यादा टाइम देना नहीं है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, देख कर टिक लगाने वाले क्वेश्चंस हैं, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। और अगला वीडियो मैं फिजिक्स के ऊपर लाऊंगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, जैसे किसी बच्चे ने मुझसे बोला कि सर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो आपके लिए तैयार है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन बैंक। इस वीडियो के पहले ही शायद वो अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस उसमें डाले हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन बैंक्स मैंने डाल रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री तीनों के ही प्लेलिस्ट बने हैं अलग अलग, उन पे आप क्लिक करिए, जाकर उनके देखिए कौन से मतलब आपके अभी तक अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको कोई और चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई आपको अगर एंट्रेंस से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कोई और दिक्कत है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ, आपने देखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको फिजिक्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए